फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी ग्रुप। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए साइंस के मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं साइंस का 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो जो भी बच्चे इससे पहले वाले मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बीच में मेरा वीडियो आना बंद हो गया था क्योंकि कुछ वैसा काम आ गया था जिसकी वजह से वीडियो मैं नहीं बना रही थी। लेकिन आज से लगातार आप लोगों को मैं यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है जो साइंस का मॉडल पेपर है। तो चलिए इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक होते हैं जो अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? जब किरणें एक जगह मिलती है तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा होता है अपसारी। तो अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? जब किसी बिंदु से किरणें अपसरित होती हुई प्रतीत होती, यानी कि फैलते हुई प्रतीत होती, तो उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग ही बताइएगा कि एक स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है? तो फ्रेंड्स, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 में करा है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसे को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है तो इसको सोल्व करना जरूरी नहीं है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगी कि आर ओम, जितना ओम का प्रतिरोध रहेगा और जितना प्रतिरोध की संख्या रहेगा उसको प्रतिरोध के मान से भागा दे देंगे तो वही उसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। कब? जब समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तब। तो कितना ओम का प्रतिरोध है? आर ओम का। तो आर में कितना से डिवाइड कर देंगे? एन से, यानी प्रतिरोधों की संख्या से। तो एन से डिवाइड कर देंगे तो आर बाई एन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका आंसर है जो आर बटा एन कैसे होता है। तो देखिए, जैसे एन के जगह पे मान लिए 3 प्रतिरोध दे रहा था, आर ओम का 3 प्रतिरोध, तो उसका समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कैसे हम लोग निकालते? तो 1/r प्लस 1/r को 3 टाइम जोड़ते, तो इसका एलसीएम आ जाता आर, और ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 3 बटा कितना हो जाता? आर। तो एक कितना आ गया? 1/r का वैल्यू आ गया। तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करके कितना आ जाएगा? r/3। आर बटा कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे 3 हम लोग एन के जगह पे 3 मान लिए हैं, तो यहाँ पे 3 था तो r/3 हो गया। यहाँ पे एन दिया हुआ है तो r/n हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? तो r/n। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है, ओम के नियम निहित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि ओम के नियम किस में निहित है? तो ओम का नियम क्या होता है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी कि जो वो विभवांतर होता है वो धारा का सीधा समानुपाती होता है। तो देखिए, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है क्या? तो आर आ जाता है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? भी बराबर, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को तो आर आई। तो भी बराबर आर आई कहाँ है? भी ऑप्शन बी में। देखिए, भी बराबर आई आर। तो ये ओम का नियम इसमें निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का
SI मात्रक क्या होता है तो एम्पियर। विद्युत धारा यानी कि धारा का डायरेक्टली इसका SI मात्रक पूछा है तो एम्पियर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। जनित्र यानी कि जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है तो निर्गत कोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी कि मानव नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसको मतलब देख रहे हैं और उससे अपना आँख हटा लें तो कितना देर तक मानव नेत्र पर उसका प्रतिबिंब बना रहता है तो 1/10 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब बना रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में है समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है तो निकट दृष्टि दोष के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। और दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस की। और अबिंदुकता के लिए किया जाता है तो सिलिंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस। और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स एक अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा यानी कि बहुत कम होता है। और एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो फ्रेंड्स कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है तो ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है तो शक्ति कहा जाता है। यहाँ पे क्षमता पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16 में है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। तो शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है तो जस्ता का बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है तो जस्ता का बना होता है। और कैथोड किसका बना होता है तो कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है कर्नाटक में। और एक किसे कन्नड़ जिला में स्थित है। हाँ कर्नाटक का एक जिला है कन्नड़ जिला और काली नदी के तट पे स्थित है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 18 अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स अपक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। कैसा लवण अविलेय यानी कि जो जल में नहीं घुलता वो वाला लवण प्राप्त होता है अविलेय। नंबर 19 में कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछ लिया कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है तो सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका गुण होता है NaSCO3 और धोने का सोडा का होता है Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को कहते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है तो धातु कर्म कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है तो इस ऑप्शन में से चुनना है कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो इनमें से कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसमें 2 पदार्थ बनता है, एक बनता है NO2 और दूसरा बनता है O2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन
डी। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा निम्न में से कौन सही है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है Na2CO3 5H2 है, तो ए नहीं होता है, Na2CO3 10H2 है, तो ए है जो सही है। ए किसका फार्मूला है, तो ए धोने के सोडा का फार्मूला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 24 में है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। यहाँ पे 4 यौगिक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर और पेरिस। पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो अलग है। तो फ्रेंड्स चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये सब जो है वो कैल्शियम और कार्बोनेट का यौगिक है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया हुआ है, ये है जो कैल्शियम और सल्फेट का यौगिक है, इसलिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये चारों में से विजातीय यौगिक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो फ्रेंड्स जो 0 से 6.9 तक रहता है वो क्या हो जाएगा, तो वो अम्लीय होता है, और जब 7 हो जाता है, 7 आ जाता है, तो वो हो जाता है वो विलयन उदासीन हो जाता है, और 7 से जब अधिक होता है तो वो विलयन कैसा हो जाता है, तो क्षारीय। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मान है जो क्षारक विलयन का मान है। तो यहाँ पे 7 से अधिक कौन सा है, तो 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 13 है जो क्षारक विलयन का मान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह विघटित हो जाता है और क्या बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कह रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु कह रहा है तो कौन सा अधातु हो जाएगा, तो ब्रोमीन। और जब धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पारा। यहाँ पे अधातु पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो सोल्डर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे देखिए 4 धातु का नाम दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इनमें से किसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा किसको, सोडियम और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ ऑप्शन में वो दोनों नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लिथियम। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है इथिलीन में कार्बन के बीच 2 अवंध मौजूद हैं जिनमें होता है। तो एथिलीन जो होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच 2 अवंध मौजूद होता है, यानी कि डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें कह रहा है कि क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई अवंध। तो सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड जब सिंगल अवंध में बनता है सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो रहता है वो डबल बॉन्ड में बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड भी रहता है और पाई बॉन्ड भी रहता है। लेकिन जब सिंगल बॉन्ड रहेगा वही जब ऐसे रहेगा तो इसमें देखिए कार्बन के बीच एकल बॉन्ड रहेगा, तो इसमें सिर्फ कौन सा बॉन्ड रहेगा, तो सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब यही डबल बॉन्ड रहता है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी उपस्थित रहता है और पाई बॉन्ड में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन के कार्बन के बीच 2 अवंध मौजूद है, तो इसके बीच सिग्मा बॉन्ड भी रहेगा और पाई बॉन्ड भी रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 में है इथेन में कितने सहसंयोजक अवंध हैं। फ्रेंड्स पहले इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने सहसंयोजक अवंध यानी कि बॉन्ड है। तो 6 बॉन्ड तो हो गया है हाइड्रोजन के साथ, और एक हो जाता है जो कार्बन और कार्बन के साथ। तो टोटल कितने अवंध हो जाएंगे, तो 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 में है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n+2 होता है वो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, और एक एल्केन होता है, फिर एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n। यहाँ पे +2 नहीं रहता है एल्कीन में, और एल्काइन में क्या रहता है, तो CnH2n-2 हो जाता है। एल्केन में +2 और एल्कीन में सिर्फ CnH2n, और एल्काइन में हो जाता है CnH2n-2। तो यहाँ पे कह रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र
क्या है। यानी कि नीलाथोथा, जिसको तुतिया भी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2A नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 में है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि जो ऐसे खड़ा रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। और क्षैतिज स्तंभ यानी जो ऐसे रहता है उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग आवर्त कहते हैं। और जो खड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ऊर्ध्व स्तंभ बोल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 35 में आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्षारीय धातु कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और वर्ग 2 के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। वर्ग 18 के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो वह अक्रिय गैस होते हैं। वर्ग 17 के सदस्य को हैलोजन श्रेणी का सदस्य कहा जाता है। हाँ, तो प्रथम वर्ग का सदस्य पूछ रहा है तो उसको क्षारीय धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। तो भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 में है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 में है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो कह रहा है कि जनन का कौन सा प्रकार है जिसमें जनक के शरीर से कलिका निकलती है और उस प्रकार उसका प्रजनन होता है। तो ए होता है, जो किसमें होता है, तो ए क्या बोल रहे हैं इसको, मुकुलन। इसको क्या कहा जाता है, तो मुकुलन कहा जाता है। और मुकुलन किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 38 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 में है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और परिवहन से। तो फ्रेंड्स, मनुष्य का वृक्क है जो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी में क्लोरोफिल और सी में सूर्य का प्रकाश और डी में कह रहा है सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों तत्व है जो आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 41 में है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो पेड़ पौधा से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो वो किससे टूटकर बना होता है, ये पूछ रहा है। तो ये जो जल से टूटकर जो ऑक्सीजन बनता है वही बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 42 में है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में इंसुलिन, बी में थायरोक्सिन, सी में एस्ट्रोजन और डी में है साइटोकाइनिन। तो फ्रेंड्स, ये चारों में से है जो पादप हार्मोन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, ये है जो एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सब जो होते हैं वो जिबरेलिन से सब पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 43, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिनेप्टिक दरार या सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। यहाँ तो सिनेप्टिक है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 44 में है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है क्या होता है, पुंकेसर होता है, अंडक होता है, वर्तिकाग्र होता है या वर्तिका होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है, द्विखंडन होता है। तो फ्रेंड्स, अमीबा में होता है जो द्विखंडन प्रक्रिया द्वारा अमीबा में जनन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 46 में आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मेंडल को। मेंडल अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है कि हरे पौधे को, बी में नील हरी शैवाल, सी में जंगली जानवर और डी में कह रहा है फूल और पत्ते को। तो उपभोक्ता की श्रेणी में आप लोग किसे रखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी जंगली जानवर। हरे पौधे, नीलहरी शैवाल, फूल और पत्ते सब उत्पादक की श्रेणी में आ जाएंगे और जंगली जानवर है जो उपभोक्ता के श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए में सूखे घास पत्ते, बी में पॉलीथीन गैस, सी में रबड़, डी में प्लास्टिक की बोतलें। तो फ्रेंड्स जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित इसमें से कौन हो जाएगा? सूखे घास पत्ते ए है जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाएंगे, लेकिन ये तीनों पॉलीथीन गैस, रबड़, प्लास्टिक की बोतल ये सब जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट प्रश्न। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से वीडियो देखे होंगे और अच्छे से क्वेश्चन को समझकर याद किए होंगे। फ्रेंड्स आज के बाद हर रोज़ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा सभी विषयों को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। फ्रेंड्स जो भी मैं बताई हूँ उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें।